अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब मेले की। नौजवान बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बार फिर जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जॉब मेला मुनक्किद किया गया है। ये जॉब मेला एडिशनल कमिश्नर सर्कल 5 यानी कि सेंट्रल जोन के इलाके में ये जॉब मेला रखा जा रहा है। आज 26 मई और 27 मई यानी कि आज और कल सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ये जॉब मेला रहेगा। नारायणगुड़े के केशव मेमोरियल कॉलेज, जो दीपक थिएटर है नारायणगुड़ा चौरस्ते पे, उसके बाजू में केशव मेमोरियल कॉलेज है, उस कॉलेज के अहाते में ये जॉब मेला है। जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन जीएचएमसी की जानिब से एक आलमिया जारी किया गया है, वो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि यू आर क्वार्डियली इन्वाइटेड फॉर द जीएचएमसी जॉब मेला फॉर द बेनिफिट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ ऑन 26/5/2016 and 27/5/2016 at 10 a.m. to 5 p.m. actually 5 p.m. at Keshav Memorial Engineering College behind Deepak Theatre, नारायणगुड़ा, हैदराबाद। जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन। जी हाँ नाजरीन, ये जॉब मेला जीएचएमसी की जानिब से रखा जा रहा है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराम करने के इरादे से, और इस जॉब मेले में सिर्फ प्राइवेट कंपनी से हिस्सा लेते हैं। आप लोग जरूर याद रखिए, ये गवर्नमेंट का जॉब मेला नहीं है, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है। इसमें मैं यहां पर क्लियर कह दूं कि इससे पहले कुछ कंफ्यूजन्स थे, लोगों ने हमसे सवाल किया था, गवर्नमेंट नौकरी समझ के शायद गए थे, लेकिन जॉब मेला जो जीएचएमसी की जानिब से रखा जाता है उस मेले में प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज हिस्सा लेते हैं। वहां पर एसएससी से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको एक सहूलत दी जाती है, एक ही मुकाम पर नौकरी ढूंढने की सहूलत दी जाती है। आप लोग अपने बायोडाटा, फोटोज, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है साथ में लेके जाइए। आज 26 मई और कल 27 मई 2 दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। जी हाँ नाजरीन, नारायणगुड़ा दीपक थिएटर के बाजू में ये कॉलेज है केशव मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज के अहाते में ये जॉब मेला है, आप लोग जरूर फायदा उठाइए। जीएचएमसी एक गवर्नमेंट की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जानिब से रखा जा रहा है, आप लोगों का फायदा होगा। कई बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलने के चांसेस है। आइए आज का हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर हम आगे बढ़ते हैं, और वो सब्जेक्ट ये है कि फेमस फिल्म एक्टर, वेटरन फिल्म एक्टर जो ऋषि कपूर है बॉलीवुड के, उन्होंने, हमने जैसा कि आपको बताया था, हाल ही में कांग्रेस सोनिया गांधी और राजीव गांधी उनके परिवार पर काफी गहरी तोहमतें लगाई थी। बाप की जागीर है जो नाम रख लेते हैं अपने इख्तिदार हुकूमत, इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, और इस अल्फाज को ऋषि कपूर के अगेंस्ट सारे हिंदुस्तान लेवल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो, उन्होंने, उन लोगों ने इसे काफी स्ट्रिक्ट लिया है और ऋषि कपूर के नाम से एक नामकरण कर दिया है, और वो नामकरण है ऋषि कपूर टॉयलेट्स। जी हाँ नाजरीन, मुंबई, महाराष्ट्र के चंद इलाके, यूपी के चंद इलाकों में ऋषि कपूर नाम के टॉयलेट्स इनॉग्रेट किए गए हैं कांग्रेस लीडर्स की जानिब से, यानी कि नामकरण। ऋषि कपूर ने जिस तरह डिमांड किया था कि गांधी परिवार के नाम पे तमाम रोड्स वगैरह रखे गए हैं, क्या जागीर है, तो कांग्रेस वर्कर्स ने उनके जवाब में ऋषि कपूर के नाम से टॉयलेट्स बना दिए हैं हर मुकाम पर। ये टॉयलेट्स अब ऋषि कपूर के नाम के पब्लिक यूज कर सकती है। उनका जवाब मिल चुका है ऋषि कपूर साहब का, जो उन्होंने जवाब सवाल किया था। ऑडियो नहीं है।
कपूर के नाम के टॉयलेट्स अब मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे इलाके यूपी वगैरह में कांग्रेस वर्कर्स ने उनका नामकरण कर दिया है। ऋषि कपूर का मुतालबा पूरा कर दिया गया है। कांग्रेस वर्कर की जानिब से उनके नाम के टॉयलेट्स बना दिए गए हैं। आइए अब हम हमारा जो तीसरा उन्वान है वो ये है कि यूपी अयोध्या में जो बजरंग दल की जानिब से सेल्फ डिफेंस कैंप्स रखे गए थे मुसलमानों को टारगेट करते हुए, उन्हें टेररिस्ट बताते हुए जो राइफल शूटिंग, तलवारों से मारना, इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थे, ये उन्वान काफी डिस्कशन रहा, हिंदुस्तान में हॉट रहा। तमाम नेशनल चैनल्स पे, लोकल चैनल्स पे इसे काफी हाईलाइट किया गया। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और अयोध्या मुजफ्फरनगर के जो बजरंग दल के कोऑर्डिनेटर है, कन्वीनर बजरंग दल के महेश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बजरंग दल के ऑर्गेनाइजर, सेल्फ डिफेंस कैंप के ऑर्गेनाइजर महेश मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनकी हिरासत पर काफी एहतजाज किया गया बजरंग दल आरएसएस की जानिब से, लेकिन पुलिस ने नहीं माना और ये इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया है कि एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है। इस कैंप में मुसलमानों के दिल दुखाए गए हैं, उन्हें टारगेट किया गया है। इसीलिए इस सेक्शन के तहत महेश मिश्रा, कन्वीनर अयोध्या और मुजफ्फरनगर बजरंग दल को हिरासत में ले लिया गया है। बजरंग दल के कन्वीनर फरीदाबाद और अयोध्या जनाब महेश मिश्रा को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के बुनियाद पर, मुसलमानों के दिल दुखाने के बुनियाद पर और फेक सेल्फ डिफेंस कैंप मुनक्किद करने के इल्जाम पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब हम बात करते हैं आईसिस का जो रिसेंटली वीडियो जारी किया गया था, आपने देखा, हमने बताया, तमाम नेशनल चैनल्स पर आया कि थाने के रहने वाले फहद और दूसरे अबू रशीद अहमद, बाबा साजिद, ये तमाम लोग महाराष्ट्र के हैं और ये इस वीडियो में दिखाई दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस एक जाना माना मशहूर अखबार है सारे हिंदुस्तान का। इस अखबार की काफ़ी अहमियत है लोगों में। इस अखबार ने ये जो वीडियो, एक्चुअली इस अखबार की जानिब से ये वीडियो जारी किया गया था जो तमाम नेशनल चैनल्स पर आया और हमने भी बताया। इन वीडियो में जो लोगों को बताया गया वो महाराष्ट्र से 2014 में भागे हुए नौजवान लड़के थे जो आईसिस में मिलकर इस्लामिक जंग जिहाद के नाम पर जंग लड़ने के लिए गए थे और हिंदुस्तान को टारगेट करते हुए हिंदुस्तान को वापस आएंगे बदला लेने के लिए, इस तरह बताया गया था। इस वीडियो पर सेंट्रल इंटेलिजेंस NIA तमाम सीक्रेट एजेंसीज ने अपना काम शुरू कर दिया है और इन तमाम वीडियो में बताए गए लड़कों के फैमिलीज को अब पूछताछ की जा रही है थाने में। और इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, इन्होंने साफ कहा है, नेशनल एडिटर इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू आया है। ये इंटरव्यू इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत से लोग का कहना था कि ये फेक वीडियो है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है इट्स एन फैक्ट वीडियो। एक्सक्लूसिव ऑपरेशन था इंडियन एक्सप्रेस का और उसके नेशनल एडिटर की इंटरव्यू हम पेश करेंगे। उसके बाद हम फहद के अंकल जो हैं, फहद के अंकल ने भी एक मुंबई में चैनल्स को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा गया है कि जो वीडियो में बताए गए नाम लिए गए हैं वो उनके लड़के नहीं है
اور 2 سال پہلے جب ہو سکتا ہے 2 سال پہلے جب لڑکوں کو داڑھی نہیں تھی, اب ویڈیو میں داڑھی بتائی گئی ہے. ان کے فیملی ممبرز بھی کنفیوژن میں ہیں کہ ویڈیو فیک ہے, ایسا الزام لگا رہے ہیں. لیکن انڈین ایکسپریس کی جانب سے اس کا خلاصہ کر دیا گیا ہے کہ یہ فیکٹ ویڈیو ہے. پولیس بھی انکوائری کر رہی ہے. اور تقریباً دیکھیے اب آپ, ایک نوجوان لڑکے جو غلطی کر بیٹھتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں ٹیررسٹوں کے بیانات سے اور اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جہاد کے لیے. اب دیکھیے ان کے فیملیز کو جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. NIA, سیکریٹ ایجنسیز, اب امریکہ کی CIA بھی انوالو ہونے والی ہے اس ایشو میں. بچوں نے, لڑکوں نے تو نادانی کر دی, اب زندگی بھر کی پریشانی لگ گئی ان کے افراد خاندان کو. ہر طرح سے ہر ملک کی سیکریٹ ایجنسی اب ان تمام مہاراشٹر کے لڑکوں کو جو ISIS کے ویڈیو میں بتایا گیا ہے ان کے فیملی ممبرز کا جینا حرام کر دے گی. چین سے رہنے نہیں دیں گے لوگ. دیکھیے آپ کتنی چھوٹی سی نادان کی غلطی اور فیملی ممبرز کی پریشانی. آئیے ایک مکمل یہ سٹوری ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں. Express brought you last week of Indians fighting in the Islamic States created a furor because it's the first conclusive evidence that quite large numbers of Indians have in fact been drawn to jihadist groups fighting in West Asia. Something large numbers of people have been in denial about. In this video, we thought we would tell you the stories of some of the key individuals who we've been able to hear the story from in their own words for the first time. The most important figure in this video is without doubt Abu Rashid Ahmad. In this video, he provides the first detailed account of how Indian Mujahideen members fled after the Batla House encounter. بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے بعد ہندوستان کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی. خفیہ ایجنسیاں, ATS, پولیس ہمارے پیچھے پڑ گئیں. ہمارا حرکت کرنا مشکل ہو گیا. ایسے حالات میں ہم نے صبر کیا اور اللہ سے دعائیں کی. اللہ نے ہم پہ رحم فرمایا اور ہمارے لیے راستے کھول دیے. اور ایک دن ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. وہاں سے نکل کے ہم نے خراسان کی طرف ہجرت کی, جہاں ہم نے کئی سال مجاہدین کے بیچ میں گزارے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں بہت سے معرکوں میں حصہ لینے کا بھی موقع دیا. اعلان خلافت کے بعد ہم نے اپنا رخ سرزمین شام کی طرف کیا. یہ ہماری دوسری ہجرت تھی. He also interestingly casts some light on how the Indian Mujahideen was actually responsible for the 2006 train blasts in Mumbai. اور آخر میں حکومت ہند سے کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر ہونے والے مسلمانوں پر ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے. کیا تمہیں بامبے کے ٹرین کے سیل بلاسٹ یاد نہیں؟ کیا تمہیں گجرات کے سیل بلاسٹ یاد نہیں؟ کیا تم دلی کی تباہی کو بھول گئے؟ کیا تمہیں جے پور کی تباہی یاد نہیں؟ واللہ ہم تم کو اس سے بھیانک اور عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے. اور ہم تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہندوستان سے شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور سارا کا سارا دین صرف اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے. Muhammad Sajid, also known as Bada Sajid, is another of the key characters in the story of how the Indian Mujahideen figures ended up in the Islamic State. He was wanted by the Gujarat police and the Maharashtra police for his role in the serial bombings in Gujarat. He's not to be confused with the Muhammad Sajid who died in the shootout at Batla House, though he's from Azamgarh like that other Muhammad Sajid. Now what we know about this Bada Sajid is that along with Abu Rashid, he fled Mumbai after the Batla House encounter when the police cracked down on this group, and ended up in the Afghanistan-Pakistan borderlands and then went to Syria. But last year he was reported to have been killed in the Battle of Kobani, where the Islamic State fought with the Kurds on the border between Syria and Turkey. And the Indian Express had brought you news of his killing last year in that battle. We also have photographs in the report we're bringing you today. The sort of interesting part of this story, of course, being that this tells us that this video was probably cobbled together over a great length of time. There are also other segments, such as one of members of the Indians in the Islamic State training in boats, which was released early last year by the Indian Mujahideen. This tells us that whoever produced this video probably made it over a great length of time. Aman Tandel, unlike the other characters we see in this video, is wearing what we can only describe as fancy dress. He doesn't appear with, guns and so on and so forth, and appears in this beautiful setting in coastal Syria.
sort of giving religious disquisition. This is the first footage we've had of them unmasked. So we also have footage of Aman Tandale with another of the youth, Fahad Sheikh, shopping, going to a bakery, obviously in an effort to tell other would-be recruits how good life is in the Islamic State, how they should come and join them, how it's not just a religious obligation, but life is also very nice. Why they're making this effort, these Islamic State youth from Thane are at pains to dispel this impression and to show how good life is there. آج اللہ کے فضل سے دولت اسلام خلافت اسلامیہ مغربی افریقہ سے لے کر خراسان تک پھیلی ہوئی ہے. یہاں شریعہ ہے, یہاں اچھائی کی دعوت اور برائی سے روکا جاتا ہے, یہاں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, یہاں زانیوں کو رجم کیا جاتا ہے, یہاں عزت ہے. There's still some mystery over some of the other individuals in the video. There's one person who appears speaking English, who's tentatively but not conclusively identified as a Hyderabad resident known as Tahawwur. This identification is not yet conclusive, but it's what local media have been reporting. There are a number of other individuals who appear either wearing face masks in one scene with Abu Rashid or else with digital masking over their faces. We can only speculate that these are individuals who are keen for their families or for police not to recognize them. What we know is that by most accounts there are 40, maybe 50 Indians altogether serving with the Islamic State, and possibly smaller numbers, maybe 10, 15 with Jabhat al-Nusra, which is Al-Qaeda's front organization fighting in Syria. There may be larger numbers from the Indian diaspora in West Asia. There's no way of arriving at an accurate estimate of this. These propaganda videos are obviously intended to swell that number, because both these organizations now under attack have been losing cadre in quite large numbers, and knowing that obviously there are large numbers of Indians in West Asia and within India, keen to draw larger numbers. Particularly skilled youth who can provide the fighting forces of these jihadi groups with the kinds of engineering talent and medical talent that they desperately need to retain competent modern fighting forces, and the bureaucratic and administrative resources that they need to sustain these sort of quasi-states that they've set up. वीडियो तो नहीं देखा, कुछ फोटोग्राफी देखी है. तो फोटोग्राफी के हिसाब से मेरे जानने में तो अमन और फहद नहीं है फोटोग्राफी में, ऐसा नहीं दिखाई दे रहे. दूसरी जो वीडियोग्राफी में जो बोट में काफी लोग बैठे हुए हैं या काफी लोग मजमा दिखाई दे रहा है, अब उसमें कोई शक्ल मिलती जुलती हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी शक्ल सबात एक जैसी तमाम है, सब लोगों के दाढ़ी है, फेटे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता उसमें कोई फहद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता. मैं उसकी मतलब ये नहीं कह सकता कि है या नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर मेरे जानकारी में तो उसमें फहद. इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल एडिटर हैं प्रवीण स्वामी. इनकी इंटरव्यू आपने देखी है. जो ये वीडियो जारी किए हैं इंडियन एक्सप्रेस के प्रवीण स्वामी नेशनल एडिटर, उनकी जानिब से ये वीडियो जारी किया गया था. आज इस वीडियो पर इंक्वायरी चल रही है. वो दावा कर रहे हैं कि वीडियो फैक्ट है, और इसमें वो खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह के से इंडियंस हिंदुस्तानी मुसलमान आईसिस के बयानात से मुतासिर होकर आईसिस में जाके मिल रहे हैं. और दूसरी तरफ आपने देखा है कि नेशनल चैनल को दी गई इंटरव्यू में फहद के अंकल हैं, जो एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू दिए हैं थाने में. वो ये कह रहे हैं कि ये वो वीडियो उन्होंने देखा है, लेकिन उसमें पहचान नहीं सक रहे हैं कि ये फहद जो नाम दिए गए हैं अबू राशिद, अहमद, बाबा, उनको पहचानना मुश्किल है और वीडियो को वो फेक बता रहे हैं. लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कह दूं कि ये तमाम लोग 2014 में मुंबई थाने के रहने वाले ये तमाम लड़के 2014 में हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे और आईसिस में मिलकर जिहाद की तैयारी कर रहे थे. ये फैक्ट है. इंटेलिजेंस और पुलिस सोर्सेस ने इसे फैक्ट करार दिया और ये फोटोज आइडेंटिफाई कर चुके हैं. जब दाढ़ी नहीं थी, अब वीडियो में दाढ़ी है, इतना ही फर्क है. लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, जिहाद किस पर जिहाद, किस मुल्क पर जिहाद? हिंदुस्तान पर जिहाद.
हिंदुस्तान की जमहूरियत ने हर किसी को उतना ही हक दिया है जो और किसी मुल्क में शायद ही नहीं दिया होगा। आप यहां पर खुलेआम नमाज पढ़ सकते हैं, खुलेआम लाउड स्पीकर के जरिए अजान दे सकते हैं, खुलेआम अपने तमाम हुकूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्जिद में जगह बस नहीं हुई तो रोड पर बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसे मुल्क पर आप जिहाद करेंगे? यहां पर आपके कौन से हुकूक को मारा गया? यहां पर आपको तमाम हुकूक दिए गए हैं। क्या ऐसे मुल्क पर तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में बड़े हुए और चंद छोटे से बयानात को लेकर मुतासिस होकर आईसिस में मिल गए, वहां ट्रेनिंग पाकर अब हिंदुस्तान पर तुम जिहाद का ऐलान करते हो? खैर, वो तो सब्जेक्ट हो गया जिहादिस का, टेररिज्म का, उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। कोई मजहब से एक बार चले गए टेररिज्म में खत्म। लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, अब जो परेशानियों का सामना इन नौजवान बेवकूफ भटके हुए लड़कों के पेरेंट्स को, अफराद खानदान को करना पड़ेगा, वो शायद ही वो जिहादियों से बड़ा अजाब इनको होगा। जिहादियां तो मस्त खा रहे हैं, अच्छा लवाजिमात खा रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, एसी रूमों में सो रहे हैं, वीडियो शूटिंग करके बयानात रिलीज कर रहे हैं। जरा तो सोचा होता कि उनके अफराद खानदान का क्या हाल होगा। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, मुंबई पुलिस, यूपी पुलिस, सीक्रेट एजेंसीज, इंटेलिजेंस, तमाम ओहदेदार अब इन तमाम अफराद के खानदान को परेशान करेंगे। इसके अलावा अब इस इश्यू में इन्वॉल्व होगी CIA, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका। CIA भी इसमें इन्वॉल्व होगी क्योंकि ये आईसिस वहां पर भी कई धमाके कर चुकी है। अगर CIA इन्वॉल्व हो गई तो इन अफराद खानदान का जीना हराम हो जाएगा। छोटी सी गलती, नौजवानों की छोटी सी नादानी की वजह से आज ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल एडिटर ने दावा कर दिया है कि ये फैक्ट वीडियो है और उनके पेरेंट्स कह रहे हैं फेक वीडियो। खैर, अब ये पुलिस का मसला है, इंटेलिजेंस का मसला है, वीडियो कहां से आई, क्यों जारी की गई, फेक वीडियो है या फैक्ट वीडियो है, ये पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। हमारा मकसद है आवाम में अवेयरनेस लाना। ऐसे जिहादियों के, टेररिस्टों के बयानात से कोई नौजवान को मुतासिर होना नहीं चाहिए। हमारा हिंदुस्तान सबको उतना ही हक देता है, जमहूरी मुल्क है। आप यहाँ पर कानून के जरिए, कानून के दायरे में रहते हुए तमाम हुकूक पा सकते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट जो उन्वान है डिस्कशन का वो यही है, क्या जिहादियों के इस वीडियो से मुतासिर होकर नौजवान रास्ता भटकेंगे? ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने नौजवान लड़कों को इस तरह से गलत रास्ते पे जाने से रोके। हेलो हेलो, कॉल्स, पहला कॉल्स डिस्टर्ब हो रहा है। आज हमने बात की है जॉब मेला का, आप लोग जरूर फायदा उठाइए। GHMC सेंट्रल जोन कमिश्नर की जानिब से जो दिया गया है जॉब मेला, आज और कल आप लोग जरूर फायदा उठाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शायद कुरैशी साहब बात कर रहा हूँ शाहगंज से। शाहगंज से? नसीरुद्दीन। जी नसीर साहब, शाहगंज से। शायद आपने पहली बार कॉल किया है। नहीं साहब, 3 मरतबा, तीसरी मरतबा। अच्छा सॉरी, ओके जी, फरमाइए, आज के उन्वान पे कुछ बोलना है। आज मेरा कॉल लग गया है, बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये तो मैं समझता हूँ शायद वही है जो IAS जो आप बताए जी। ये बिल्कुल जो है, ये इसको सारी दुनिया के आलिम दीन तो इसको जो है ये फतवा दे चुके हैं कि ये जो है इनको जो है कि इस्लामिक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी। तो अब इसके ऊपर अब अपन जो है, खैर ये डिस्कशन चल रहा है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। मगर अब ये जो बच्चे, जो नौजवान जो जा रहे हैं ऐसा IAS में, जी, ये गलत है बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये इस्लामी, ये असल चीज क्या है शायद भाई, इस्लामी तालीमात कम होने से जो बच्चों को जो इस्लामी तालीमात से दूर रखा जा रहा है, कॉलेजेस में, स्कूल में वही तालीम दी जा रही है, तो उसका नतीजा है कि जो है बच्चे आज इस तरह की भटकावा में आ जाए लोगों के। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज तो है शायद भाई, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल हमारा मोहब्बत हमारा ईमान है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। इसको क्या है बोले तो, इसके अंदर तो खैर ये चीज जो है नहीं है।
अगर अब ये तो ये IS पे खैर आप डिस्कशन चल रहा है, मगर अब मेरा दूसरा ये मैं सब्जेक्ट ये आपको आप उसको ये भी शामिल करिए, पेट्रोल पंप जो है ना, शायद भाई पेट्रोल पंप जी जी, पेट्रोल पंप्स। पेट्रोल पंपों पे कहीं 2 डाल रहे हैं, कहीं 2 पॉइंट ज्यादा, मतलब कोई जो है अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डलाए हैं तो 150 कहीं डाल रहे हैं, कहीं 140 डाल रहे हैं, कहीं 146 डाल रहे हैं। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो है हम जो है वो कहीं रेट बढ़ा हुआ है, हालांकि पूरे स्टेट में एक ही रेट होता ना शायद भाई। बिल्कुल एक ही रेट होना चाहिए। तो फिर ऐसा अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? जरा आप इसके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन करिए। बिल्कुल अगर करेंगे। आपकी चैनल की तरफ से आप कर सकते हैं तो ये पेट्रोल पंपों वालों की तरफ से, क्योंकि इससे पहले की माजी में चुका हूँ कि गवर्नर साहब लाइसेंस का कैंसिल करते बोलते 1 घंटे में पूरे पेट्रोल पंप खोल दिए थे। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये चोरी में पकड़े गए थे पेट्रोल पंप वाले। जी हाँ सही है। तो लाइसेंस का कैंसिल कर देता हूँ बोले तो खोल दिए थे 1 घंटे में। जी हाँ, तो वही जरा आप जो है इसके ऊपर भी नजर रखिए। बिल्कुल। और एक दूसरी चीज क्या है बोले तो उमर जलील माइनॉरिटी के सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी जो है बहुत जो है इलीगल काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इलीगल काम कर रहे हैं? जी उमर जलील साहब? हाँ उमर अरे जलील साहब। उमर जलील साहब का तो नाम बहुत अच्छा है, नॉन करप्ट अरे, ऑफिसर अरे, कहते हैं, अरे, 5 वक्ता नमाजी है बेचारे। अरे रे 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 रे। मैं मेरे को जो है आप अगर अपने ऑफिस का एड्रेस मेरे को अगर सेंड करे तो मैं आपके पास उनके ऐसी जो है चीजें बताऊंगा। साहब मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को टाइम दिए तो। बिल्कुल सुनाइए। देखिए आप, हमारा चैनल अनकट प्रोग्राम ये इसी वजह से हम चलाते हैं कि आवाम में ऐसे लोगों के बारे में मालूमात हो। आप बिल्कुल बोल सकते हैं, अनकट प्रोग्राम में आपका कॉल कट नहीं होगा, बोलिए। देखिए बशीर बाग पे 2 मलगियां हैं औकाफी जायदाद की। अच्छा, मस्जिद नाना बाग की बात कर रहे हैं? हाँ नाना बाग के तरफ ही है वो 2 मलगियां हैं। अच्छा, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में तक केस चला साहब, 30 साल तक क्या है बोले तो किराया बाकी है वो मलगियां वाले। हाँ। अगर आप बशीर बाग के 30 साल के किराया मलगियों का बोले तो आप अगर अंदर हैं वहाँ पे, मैं मालूम करा तो मेरे को इत्तला मिली कि एक मलगी का किराया 30,000 रुपए है। वक्फ बोर्ड का या जनरल मार्केट का किराया बोल रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड का साहब, वक्फ बोर्ड के तो। अगर जनरल मार्केट का अगर इससे कंपेयर कर लें तो कम से कम 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। अरे साहब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर 30 साल का किराया अगर आप महीने को 30 के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो दुनिया का किराया हो जाता हो। बिल्कुल सही कहा, कई गरीब मुसलमानों के काम आ सकता है वो। अगर हमारे उमर जलील साहब वो मलगिया वाले सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े साहब, पूरा वक्फ का पैसा सुप्रीम कोर्ट, वक्फ वाले भी गए सुप्रीम कोर्ट तक। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से केस हार जाने के बाद में वो वक्फ मलगियों पे जो कब्जेदार हैं वो केस हार जाने के बाद में उमर जलील साहब 2 लाख के उनका पूरा 30 साल का किराया माफ कर दिए। सिर्फ 2 लाख रुपए लेके पूरा 30 साल का किराया माफ कर दिए। नहीं, उमर जलील साहब पर्सनली 2 लाख लिए या गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को 2 लाख दिलाए? नहीं, उमर जलील साहब 2 वक्फ बोर्ड को ले लेके पूरा 30 साल का किराया माफ कर दिए। 30 साल का किराया 2 लाख रुपए समझो आप वक्फ बोर्ड का। अल्लाह अकबर। देखिए आप, अब कहाँ से मुसलमान तरक्की करेगा, अब कहाँ से वक्फ बोर्ड तरक्की करेगी? अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर CEO साहब मुखालिफत भी करेंगे फाइल के ऊपर, जो है उसको मतलब उन्होंने रिकमेंड नहीं करेंगे, नहीं 2 साल का किराया ऐसा नहीं हो सकता बोले तो भी उन्होंने जो है CEO असदुल्ला मनमानी करते हुए किराया माफ कर दिए। अच्छा, 2 लाख रुपए वक्फ बोर्ड को ले लेंगे। जी, इसका बाज़ाब्ता है, अगर आप अपने ऑफिस का एड्रेस दिए तो मैं और एक साहब आपके पास आके इंशाल्लाह ये सब बताएंगे। शाहदान का अपने चैनल पे उसको रिलीज करना मेरी गुजारिश है आपसे। खैरताबाद शाहदान कॉलेज के बिल्कुल बाजू में आपको बिल्डिंग मिलेगी, नीचे बैंक है, एक्सिस और डिजी केबल का ऑफिस है, ऊपर 3rd फ्लोर पे आप आ जाइए, हमारे चैनल का ऑफिस है। पूरा प्रूफ लाइए और आप लोग हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ बैठिए और आवाम को हकीकत से वाकिफ करवाइए। मेरा वादा है, मैं जरूर रिले करूंगा। जी बिल्कुल, अगर मेरे से वादा कर रहे हैं तो मैं जो है जरूर आऊंगा। मैं जरा बोलिए शायद भाई। बिल्कुल बोलूंगा। आप
आप आइए, ये उन्वान को हम हमारे नाजरीन में रखेंगे, अवेयरनेस लाएंगे. देखिए आप, वक्फ बोर्ड यानी कि अल्लाह की जायदाद किसी के बाप की जायदाद नहीं होती. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. किसी के बाप की जायदाद नहीं होती. अगर ये धांधलियों का आप हमें प्रूफ के साथ देंगे तो हम तमाम, आज हम लाइव में आपके सामने वादा कर रहे हैं, आप आइए, आप खुद अपना बयान दीजिए, हम उसे मना नहीं करेंगे. अच्छा, और एक हमारे इमरान साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ, आपके ऊपर हमेशा तनकीद करते रहते, तो आप जो है जरा ऐसे लोगों को भी ऐसे जरा जो है उनके भी पीछे पड़िए, जो क्या है बोले तो सब कुछ रखते हुए भी बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे हैं. अच्छा इमरान साहब. इमरान साहब को, हाँ. अच्छा, वो जी हाँ बाबा नगर से कहीं कॉल आता हमारे इमरान साहब का, रियासत नगर से. बड़े उन्होंने बहुत ज्यादा, मैं अब यहाँ बोलना मुनासिब मैं समझाऊँ, उन्होंने चमचागिरी करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे. खैर चलिए, अपन जब पर्सनली बैठेंगे तो बात करेंगे इंशाल्लाह. आप जरूर आइए, हमारे ऑफिस पे प्रूफ लाइए. उमर जलील साहब का हम, आपने हमारे लाइव प्रोग्राम में आज के नसीर साहब शाहगंज से आपने कुछ ऐसे प्रूफ्स बोले हैं, बताए हैं, सारा शहर सुना है, मैं भी सुना हूं. आप कुछ प्रूफ्स लाइए, हम जरूर इस एपिसोड को टेलीकास्ट करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं. ऐसे लोगों का जो होता है ब्लैक कारोबार, उसे हम व्हाट्सएप चैनल की जानिब से आवाम के सामने रखेंगे. यहां पर हम लेना चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट.